आज पढ़ेंगे बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन कहां से आ गई? रे ऑप्टिक्स में ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है फॉर न्यूमेरिकल्स आल्सो। शॉर्ट में बोलते हैं इसको TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई डेंसर मीडियम है और इस डेंसर मीडियम में यहाँ पर इसके बेस में यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट अगर आएगी, कोई नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, वी कैन सी दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, नाम दे देता हूं I1, और यहां से ये रे ऑफ लाइट जो है ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, विल गो लाइक दिस इज कॉल्ड एंगल R1। जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। अब साइन I और साइन R बोलो या साइन R बाय साइन I बोलो, रेशो इज कांस्टेंट, चाहे वो म्यू है चाहे 1/μ है तो कांस्टेंट। बेटा अगर कोई रेशो कांस्टेंट है, मैं बोलूं x बाय y जो है हर बार 10 आना चाहिए, तो अगर मैं x को बढ़ा दूं तो y को भी बढ़ाना पड़ेगा। या अगर x बाय y मान लो 1 है तो इसको मैं 2x बाय 2y करूंगा तब भी 1 आएगा, 3x बाय 3y करूंगा तब भी 1 आएगा। सो दैट मीन्स अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया जाए, ये नेक्स्ट वाले स्टेप में मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ा लूं, तो ऑब्वियसली जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, I2 मान लो I1 से बड़ा है, तो अब जो रिफ्रैक्टेड रे होगी दैट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बट अब जो एंगल बनेगा वो R1 से, अगर I2 I1 से बड़ा है तो R2 R1 से बड़ा होगा। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे ऐसे, रिफ्रैक्टेड रे ऐसे। देयर विल बी अ स्टेज जब ये इंसिडेंट रे इस मीडियम के ऊपर स्ट्राइक करेगी एंड देन इट विल गो अलोंग द सरफेस। इससे पहले भी आप ऐसे बना सकते हो कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर इसको मैं बोल दूं I0 तो ये होगा R0, तो ये I1 I0 से बड़ा है, R1 R0 से बड़ा है। सो द लाइट इज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज डेंसर से रेयर जा रही है, अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज I बढ़ा दिया, और एंड एट ए पर्टिकुलर स्टेज इट गोज along the boundary, along the surface। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया बेटा, दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, इस पर्टिकुलर एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये नोट कर लीजिए पहले आप। लाइट जा रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एट ए पर्टिकुलर स्टेज इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक। तो उस पर्टिकुलर एंगल को क्रिटिकल एंगल से बड़ा रखना पड़ेगा। सो व्हाइल गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, अगर रे ऑफ लाइट वापस डेंसर मीडियम में आएगी तो उस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसी मीडियम में आ गई इसलिए रिफ्लेक्शन बोलेंगे, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मींस अंदर ही रिफ्लेक्शन हो गई। कोई सिल्वर्ड सरफेस नहीं है, कोई पॉलिश सरफेस नहीं है, ठीक है, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, फिर भी रिफ्लेक्शन हुई। तो ये रिफ्लेक्शन जो हुई है ये रिफ्रैक्शन का एक स्पेशल केस है। तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को?
while going from a denser medium to a rarer medium. If a ray of light comes back into the same medium, then the process is known as total internal reflection. डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हुए, देखो मीडियम शिफ्ट होते हुए एक स्पेशल केस ऐसा है जब लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाती है, उस स्पेशल केस को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये भी रिफ्रैक्शन है, ये भी रिफ्रैक्शन है, ये भी रिफ्रैक्शन है, ये भी रिफ्रैक्शन है, सिर्फ ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट कम्स बैक इनटू द सेम मीडियम। ठीक है, तो फ्रॉम दिस फिगर यू कैन सी देयर मस्ट बी टू कंडीशंस फॉर दिस फिनोमेना टू टेक प्लेस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसकी दो कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? टू कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, देखो पहली कंडीशन तो ये है कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होते होते ही वापस उसी मीडियम में आएगी। इज द फर्स्ट कंडीशन, द लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। और बेटा सेकेंड कंडीशन ये है, पहली कंडीशन है लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, एंड सेकेंड कंडीशन इज the angle of incidence in the denser medium should be greater than the critical angle। इस डेंसर मीडियम में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। ठीक है, दिस इज द सेकंड कंडीशन। व्हेन, अभी इसका थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस देखेंगे बेटा। व्हेन I is equal to C, then R is equal to 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल से छोटा एंगल अगर होगा तो ये रिफ्रैक्शन के केसेस हैं। एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी जब ये C के बराबर है, ठीक है, इसे क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। सीधा अगर हमने क्रिटिकल एंगल को ही डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं। क्रिटिकल एंगल, दैट पर्टिकुलर angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is known as critical angle। वो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम के अंदर जिसके लिए रेयर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है वो 90 डिग्री है, दैट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस is called as critical angle। So we say when I is equal to C, R is equal to 90 degree।
Now the refractive index of the denser medium with respect to the rarer medium is mu equal to refractive index of denser with respect to rarer. तो rarer में तो बन रहा है R और यहाँ I बन रहा है, although मैं यहाँ R1 I1 R2 I2 या sin 90 divided by sin C लिख लेता हूँ, because when I equals to C R equals to 90. sin 90 कितना होता है? So it is 1 by sin C. mu equal to 1 by sin C, मतलब sin C कितना हुआ? sin C हुआ बेटा 1 by mu. तो C कितना हुआ? अगर क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन लिखना है या क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन देखना है तो लिखना देयरफॉर C इक्वल टू साइन इनवर्स 1 by mu. That's all. That means अगर हमें म्यू पता हो, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता हो, we can put the value here and हमें C का वैल्यू पता चल जाएगा. जैसे अगर for glass air interface what is the value of mu? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे? देखो क्या लिखा, refractive index of denser with respect to rarer. So when I am saying glass air interface, इसका मतलब refractive index of glass with respect to air कितना होता है? 3/2, right? So ऐसे बोल दो sin C equal to, यहां से बोल दो 1 by 3/2 means sin C is equal to 2/3. C कितना होगा approximately? Can you think about it? Sin C equal to 2/3. वैल्यूज याद तो नहीं रखेंगे हम, इतनी सारी वैल्यूज तो याद नहीं रहती. 1 के आसपास मतलब 2/3 is 0.66. आपको पता होना चाहिए. Sin 2/3 कितना होता है? 0.667. Sin 45 होता है, sin of 45 होता है 1 by √2 that is 0.7. ये जो वैल्यू है ये तो 0.7 से थोड़ी सी कम है, इसका मतलब ये जो C का वैल्यू होगा ये भी 45 से थोड़ा कम होगा एंड एग्जैक्टली इट इज 41.8 डिग्री. मतलब sin 41.8 डिग्री जो है वो 2/3 होता है. ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है. अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री होगा बेटा. अब इस रिजल्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों याद रखना है? क्रिटिकल एंगल का वैल्यू पता चल गया कितना? ग्लास एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री. इसका मतलब यह हुआ कि जब भी लाइट ग्लास से एयर में जाएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 से ज्यादा हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी. ऐसे तो हम क्या पढ़ते हैं, ग्लास से लाइट एयर में जा रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. बट व्हेन वी नो द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल तो हम ये चीज रिकैप्चुलेट कर लेंगे कि क्रिटिकल एंगल 42 होता है, लाइट ग्लास से एयर में जा रही है. तो अगर दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी. तो पहली कंडीशन ग्लास से एयर में जा रही है मतलब डेंसर टू रेयर, और दूसरी कंडीशन आई शुड बी ग्रेटर देन 42 या 41.8 को आप 42 ही बोलो. ठीक है, तो इसका मतलब अगर 45 डिग्री पे लॉन्च कर रहे हैं हम लाइट को तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई. ऐसे ही कुछ और डेटा भी है, जैसे ये ग्लास एयर इंटरफेस था, ऐसे ही फॉर वाटर एयर इंटरफेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? 4/3. 1.33 है, 4/3 होता है. तो साइन सी कितना हो जाएगा? 1/4/3 मतलब साइन सी कितना हो गया? 3/4 तो होता है एग्जैक्टली 0.75.
3/4 मतलब 75%। 45 पे वैल्यू आती है 0.7, ये 0.75 है, 49 डिग्री होगा बेटा यहाँ, ऐसे बोलेगा नहीं आपको। मींस अगर लाइट वाटर टू एयर जा रही है तब जो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू है वो 49 डिग्री है। इसका मतलब वाटर टू एयर जाते हुए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 49 है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। इन द सिमिलर वे जब भी हमें म्यू का वैल्यू पता होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हम सी का वैल्यू जो है उसका आइडिया लगा सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये कितना होता है। ठीक है, ये है बेटा फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जो पूछना है वो पूछो, मैम यू कैन आस्क नाउ। बेटा ये जो फिनोमेना है, दिस फिनोमेना हैज सर्टेन एप्लीकेशंस। द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैज सर्टेन एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ TIR। सपोज ये एक राइट एंगल्ड प्रिज्म है, क्या बोलते हैं फिर पहले मैं समझाता हूँ आपको, उसके बाद बताऊंगा। ये राइट एंगल्ड ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। क्या होता है बेटा जब लाइट को हम रिफ्लेक्ट करवाते हैं ना मिरर की हेल्प से, मैंने आपको बताया था टेलीस्कोप में मिरर लगाते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पे लाइट को डेविएट करने के लिए। मिरर कभी भी परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं करता है। मिरर में हमेशा जो रिफ्लेक्टेड बीम है उसकी इंटेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम। मिरर एब्जॉर्ब्स सर्टेन पोर्शन ऑफ सम पोर्शन ऑफ लाइट, इसलिए जो रिफ्लेक्टेड बीम है दैट इज लेस ब्राइट। अब अगर हम कोई टेलीस्कोप यूज करते हैं, टेलीस्कोप से यू नो वी ऑब्जर्व फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स देखते हैं, तो किसी स्टार से तो पहले ही लाइट कम आएगी, यहाँ दूर है कम पहुंचेगी। ऊपर से हमने अगर मिरर लगा दिया ताकि हम उसको रिफ्लेक्ट करें लाइट को, तो मिरर भी थोड़ी सी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो रिफ्लेक्टेड बीम बिल्कुल ही डिम हो जाती है। इन सच केसेस जब हमें रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो ब्राइट चाहिए, हम लाइट को रिफ्लेक्ट भी करना चाहते हैं और ब्राइट भी रखना चाहते हैं उसको, हम ऐसे प्रिज्म्स को यूज करते हैं जिनमें कोई पॉली सरफेस नहीं है, देयर इज नो मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोई नहीं है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पे। ऐसे प्रिज्म्स को बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स, या इनको बोलते हैं पोरो प्रिज्म्स। या इनको क्या बोला, रिफ्लेक्टिंग prisms. These prisms are used to deviate. These prisms are used to deviate a beam of light by a particular angle. इन प्रिज्म्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, लाइट बीम को डेविएट करते हैं बाय ए पर्टिकुलर एंगल। कैसे देखना, मैकेनिज्म समझो। मान लो ये हमारे पास एक प्रिज्म है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की फॉर्म में होता है 45 45 90, और ये एक रे ऑफ लाइट इस फेस AB के ऊपर नॉर्मली फॉल कर रही है। एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल कर रही है, व्हाट विल हैपन टू दिस रे, इट विल गो स्ट्रेट। अगर नीचे कर लेता हूं, नॉर्मल इंसिडेंस में बेटा I 0 है तो R भी 0 होता है, तो यहां से लाइट सीधी इधर चली जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो मुझे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस नाउ। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, कितना होगा।
45 होगा, क्योंकि देखो ये 90 है, ये अगर नॉर्मल ड्रॉ किया तो टोटल एंगल ये भी 90 है, तो ये तो है ही 45 ना, बिकॉज थर्ड एंगल 45 ही होगा अगर एक 90 और एक 45 है, तो ऑब्वियसली ये भी 45। अब ध्यान से देखना, ये जो रे ऑफ लाइट है ये जा रही है ग्लास टू एयर, ठीक है, फर्दर न्यूमेरिकल्स करोगे आप इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से, ग्लास टू एयर जा रही है। एक कंडीशन फुलफिल हो गई कि डेंसर टू रेयर जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45, ग्लास एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल होता है 42, दिस 45 वैल्यू इज ग्रेटर देन 42, सो व्हाट विल हैपन, रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्शन में हमेशा I इक्वल टू R होता है, तो अगर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर होनी चाहिए, लाइक दिस, तभी तो ये वाला एंगल भी 45 होगा, एंड इस फेस के ऊपर नॉर्मली फॉल करी, सो इट विल कम लाइक दिस। नाउ यू कैन सी ये हमारी इंसिडेंट रे है, अगर और बना दूं एक तो बोलेंगे बीम है, ठीक है, और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये है, व्हाट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, 90 डिग्री। तो इस सेटअप में यहां हमने क्या किया, लाइट को डेविएट किया बाय 90 डिग्री, सो दिस इज डायग्राम फॉर डेविएशन ऑफ लाइट बाय 90 डिग्री। जब 90 डिग्री से एक बीम को डेविएट करना होगा तो हम प्रिज्म की इस तरीके से प्लेसमेंट करेंगे कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट परपेंडिकुलर के ऊपर फॉल करे, ताकि वो बेस से वापस निकल जाए बाहर। तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर से एंटर करी, बेस से बाहर निकली, मतलब दोनों आपस में नॉर्मल है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ, 90 डिग्री। मतलब अगर हम प्रिज्म को हटा दें, तो ये प्रिज्म हटा दिया यहाँ से तो ऐसे चली जाती, बट प्रिज्म की वजह से ऐसे आई, तो ये एंगल कितना है, 90। तो जरूरी नहीं है 90 से डेविएट करना है, वी कैन चूज एनी अदर एंगल, और अपनी मर्जी से किसी एंगल से उसको डेविएट करवा सकते हैं। ये टेलीस्कोप में देखो, हम टेलीस्कोप को यहाँ से देख रहे हैं, हो सकता है टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव ऐसे इधर की तरफ है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं, वहां से लाइट आएगी उधर और 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। 90 डिग्री इज जस्ट एन एग्जांपल, अगर 30 डिग्री से करना है तो इसकी प्लेसमेंट थोड़ी चेंज करेंगे। जैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आप बताना कि कितने डिग्री से डेविएट हुआ, अब बोले यहां लाइट फॉल करी, नाउ सी व्हाट विल हैपन, इस रे का क्या होगा, पूरा पाथ ट्रेस करो इसका, जैसे यहां मैंने पूरा बनाया ना, टेल मी वेयर इज इंसिडेंट रे, वेयर इज रिफ्रैक्टेड एंड वेयर इज रिफ्लेक्टेड, दिस विल गो स्ट्रेट like this, we can draw a normal here, the angle of incidence will be 45, the angle of reflection will also be 45। now इसके बाद तो सेम है, 45 will come back like this। अब इंसिडेंट रे ऊपर जा रही है और रिफ्लेक्टेड रे नीचे आ रही है, so their directions are opposite, when their directions are opposite then deviation is of डेविएशन ऑफ लाइट कितने डिग्री से हो गई, 180 डिग्री से हो गई। बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो सबसे इंपॉर्टेंट, टेक्निकली सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ना, वो है ऑप्टिकल फाइबर। These optical fibers are used in telecommunications। डेटा को, सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए
optical fibers play a very important role. Instead of copper cable or aluminum cable, now we are switching over to the optical fiber technology. ये optical fiber जो है, ऐसे आपने देखा होगा OFC 1 2 3 ऐसे नंबर मार्क्ड होते हैं। कहीं पे भी आप रोड पे देखोगे बड़े बड़े प्लास्टिक की पाइप्स डाल रहे होंगे और बाद में उसमें फाइबर इंसर्ट की जाती है। एक फाइबर की जो थिकनेस है, ऑन एन एवरेज थिकनेस हो गया, जैसे ये पेन की थिकनेस है, फाइबर का थिकनेस जो है दैट इज कंपेरेबल विद द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर, इतना थिक होता है, ठीक है। और एक फाइबर में बेसिकली अगर फाइबर का कंस्ट्रक्शन देखा जाए, ग्लास फाइबर होती है, बट इन वन फाइबर वी हैव कोर, द इनर पोर्शन ऑफ द फाइबर इज कॉल्ड एज कोर, एंड उसके बाहर वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज क्लैडिंग। क्लैड का मतलब है वैसे जैकेट। जैसे आपके हाथ में जो पेन है उसकी रिफिल को आप कोर बोल सकते हैं, और पेन की जो बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज क्लैडिंग। फिर इसके बाद प्लास्टिक से उसको कवरिंग किया जाता है जस्ट टू मेक इट सेफ, अदरवाइज इंप्योरिटीज की वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। तो जब भी फाइबर की कंस्ट्रक्शन की बात आएगी, दो चीजें हैं बेटा, कोर एंड क्लैड। दिस फाइबर कैन बी वेरी लॉन्ग, इट कैन बी अप टू 100 किलोमीटर्स लॉन्ग। ये फाइबर बेसिकली ग्लास फाइबर होती है, and in this glass fiber we have core and cladding. The inner part of the fiber is called as core and the outer is cladding. और जब भी ये फाइबर बनाई जाती है, दिस इज ए आर्टिफिशियल फाइबर, देयर आर लाइक बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो ऐसे फाइबर्स को ड्रॉ करती हैं। कहाँ से ड्रॉ करती हैं? फ्रॉम ग्लास। ग्लास मतलब सिलिका। Silica means the raw material used is sand. So these are very economical. One time costing होती है बस मशीनरी का कॉस्ट, तो उसके बाद इसका कॉस्ट जो है बहुत कम हो जाता है। ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ग्लास की फाइबर है, मतलब इंसुलेटिंग है, ग्लास इज एन इंसुलेटर। तो इसमें लाइट ट्रेवल करती है बेटा, लाइट को लॉन्च किया जाता है इनटू द फाइबर, और बनाते टाइम देखो जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द क्लैडिंग। बनाते टाइम कोर इज मेड बिट डेंसर, जैसे कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.52, क्लैड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.48, जस्ट थोड़ा सा डेंसिटी का वेरिएशन रखा जाता है ताकि कोर डेंसर और क्लैड रेयर हो। क्यों? यहां से बेटा लाइट के सोर्स की हेल्प से, सोर्स ऑफ लाइट जो यूज करते हैं दैट इज ए काइंड ऑफ लेजर, लेजर बीम जाती है और एक पर्टिकुलर तरीके से इसको लॉन्च किया जाता है, दैट इज ए टेक्निकल प्रोसेस, कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। दोनों कंडीशंस यहाँ फुलफिल हो जाती हैं। लाइट कोर से क्लैड जा रही है, मतलब डेंसर टू रेयर जा रही है, और लॉन्च कैसे किया? इस तरीके से कि ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। सो रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरे एंड पे भी सेम चीज होगी, दीज एंगल्स विल बी इक्वल, यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर, और इस तरह से बेटा मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी, एंड ड्यू टू दीज सच मल्टीपल रिफ्लेक्शंस लाइट विल कम आउट फ्रॉम द अदर एंड, एंड द अदर एंड कैन बी सम 200-300 किलोमीटर अवे। ठीक है, यू नो लाइट की स्पीड बड़ी ज्यादा है, सो यहां से यहां सिग्नल पहुंचने में बहुत कम टाइम लगेगा। तो हमारे जितने भी इंटरनेट नेटवर्क्स हैं, इसके बारे में आप और पढ़ सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर की और एप्लीकेशंस। इंटरनेट नेटवर्क्स हैं, या जितने भी हमारे जो मोबाइल एटीएम्स होते हैं, एटीएम नेटवर्क्स होते हैं, जो बैंक्स के जो एटीएम्स होते हैं, एटीएम नेटवर्क्स जो है दे आर लिंक्ड, इंटरलिंक्ड विद द हेल्प ऑफ दीज ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, दैट इज व्हाई इनकी सबसे इंपॉर्टेंट यूज ऑप्टिकल ये जो फिनोमेना है उसका यही है। टेलीकम्युनिकेशंस में इनका यूज होता है। लाइट इज लॉन्च्ड थ्रू वन एंड ऑफ द फाइबर, एंड बार बार रिफ्लेक्शन होने की वजह से इट कम्स आउट फ्रॉम द अदर एंड। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, वेरी इजी टू हैंडल। मैंने आपको बोला थिकनेस इज कंपेरेबल टू द ह्यूमन हेयर, सो इट कैन बी रैप्ड
5 किलोमीटर की वायर कैन बी रैप्ड ओवर ए वेरी स्मॉल बॉबिन, बॉबिन बोलते हैं उसको, जिसके ऊपर वो जैसे वो पतंग उड़ाने वाली डोर होती है उस तरह का। अगर कॉपर की वायर 5 किलोमीटर लंबी होगी, इट विल बी वेरी हैवी, इट विल बी वेरी कॉस्टली आल्सो। सो वी यूज दीज ऑप्टिकल फाइबर्स एंड देयर इज नो हीटिंग, क्योंकि हीटिंग तो तब होती है जब करंट फ्लो करती है, यहाँ तो लाइट फ्लो कर रही है। तो क्या किया जाता है, हमारे पास कोई भी सिग्नल, कोई भी डेटा है, उसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू लाइट। दिस इज कॉल्ड एज लाइट मॉड्यूलेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे अभी ये साउंड है, इस साउंड के कंपैरेटिवली लाइट बनाई जाती है, देयर आर डिवाइसेस फॉर दैट, मॉड्यूलेटर्स बोलते हैं। तो उस लाइट को फिर लॉन्च किया जाता है, मे बी दिस इज साउंड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सॉन्ग, तो उस सॉन्ग को लाइट में कन्वर्ट करके यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे एंड we'll have a receiver there. This is kind of medium. Instead of a copper wire or aluminum wire, we use light modulation technique to transfer signal from one place to another place. No heating is there, no loss of energy is there. ठीक है, the only thing is अगर कहीं due to some reason maybe road widening हो रही थी और ये फाइबर कट गई, तो फिर सिग्नल पूरा लॉस हो जाता है। देन स्प्लाइसिंग इज डन। स्प्लाइसिंग करने मतलब तब फाइंड किया जाता है कहाँ से फाइबर कट हुई, और जो इंजीनियर होता है वो उसको फिर से जोड़ देता है। इन वन फाइबर वी कैन सेंड मल्टीपल डेटा, मल्टीपल सिग्नल्स। कोई जैसे क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे, कितने बड़े, कितने भी बड़े, 42 है जैसे, 43, 44, 45, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे वी कैन लॉन्च डिफरेंट सिग्नल्स। ठीक है, प्री डिफाइंड होगा कि 42 पे ये सिग्नल है, 43 पे ये है, 45, 40, 50, 60 पे। सो वी कैन लॉन्च मल्टीपल सिग्नल्स। दैट इज व्हाई ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, इन ऑप्टिकल फाइबर की बैंडविड्थ हाई होती है। बैंडविड्थ होता है उनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, दैट इज हाई। सो वी कैन सेंड मल्टीपल सिग्नल्स थ्रू वन फाइबर। एंड अगर हमारे पास कोई ऑप्टिकल फाइबर ओएफसी केबल है, ओएफसी केबल में बंडल होता है बेटा, जैसे ब्रेडिंग करते हैं ना, उस तरह से मल्टीपल वायर्स होती हैं ओवर एक कॉमन केबल। हर एक वायर में अलग अलग सिग्नल जो है वो ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, एंड नाउ slowly these optical fibers are replacing the traditional copper or aluminum wires. So once we get the light signal, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हम लाइट में कन्वर्ट कर लें, तो हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, क्योंकि ग्लास में ऑप्टिकल फाइबर ग्लास की बनी है, तो ग्लास में लाइट की स्पीड होती है 2 × 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड, एयर में है 3। सो दिस इज एक्चुअली, अगर आप इसको समझने के लिए बोलो, दिस इज 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। In glass, light travels 2 lakh kilometers in 1 second. So that is why the processing is very fast. ठीक है, इतना फास्ट प्रोसेसिंग कॉपर केबल में नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इतना कर लीजिए, न्यूमेरिकल जिसके कल करते हैं।